पिछले वीडियो में हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बुक के चैप्टर नंबर 5 में से एक अ, छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ सर्जरी एंड एनेस्थीसिया। वहां पर एक वर्ड यूज हुआ था जिसका नाम है मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। वास्तव में ये मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता क्या है, ये एक नर्सिंग स्टाफ को और एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत रेयर कंडीशन है। तो मैंने अपने डॉक्टर से डिस्कशन करने के बाद में अपने सभी दोस्तों के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जो मैंने अपने एनेस्थेटिक से पूछने के बाद में बनाया और बुक से पढ़ के और गूगल से इसको काफी सर्च करने के बाद में। ये सिर्फ केवल नर्सिंग स्टाफ के लिए और ओटी टेक्नीशियन के लिए ही है। स्लाइड में आप देख रहे हैं वो सब कुछ इंग्लिश में लिखा है, मैं इसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता देता हूँ। इंग्लिश में आप खुद से पढ़ लीजिएगा। इसमें बोला गया है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया वास्तव में होता क्या है। यह एक रेयर लेकिन जानलेवा चिकित्सीय स्थिति है जो आमतौर पर जनरल एनेस्थीसिया के समय पैदा होती है, यानी कि जब मरीज को ओटी के अंदर लिया जाता है और उस वक्त जब मरीज को हम इंट्यूबेट कर रहे होते हैं और जब जो बेहोशी के लिए दवाइयां दी जाती हैं। एनेस्थीसिया देते समय दी जाने वाली दवाएं और गैस इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे कि उसमें कुछ दवाओं के नाम है हेलोथेन, सीवोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, और एक ड्रग है मसल रिलैक्सेंट जिसका नाम है स्कोलिन, जिसको हम सक्सेनाइल कोलिन भी बोलते हैं। जब किसी मरीज को बेहोशी दी जाती है तो इन दवाओं का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। कोई कोई एनेस्थेटिक सक्सेनाइल कोलिन की जगह पे एट्राक्यूरेनियम, वैक्यूरेनियम, रॉक्यूरेनियम, इन सब मसल रिलैक्सेंट का उपयोग करते हैं। लेकिन जब जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए, उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जब इन ड्रग्स को दिया जाता है तो इन ड्रग्स को देने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू होती है। और यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम है जो बहुत कम मरीज में देखने को मिलती है। 2024 में पुणे में जून में एक केस हुआ था। वहां पे एक पेशेंट ऐसे ही मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में एक्सपायर हुआ था। उनके पास में डेंटोलिन नहीं थी, जो इसकी एंटीडोट ड्रग है हॉस्पिटल के अंदर। वो पेशेंट मर गया था। उसको 100% डॉक्टरों ने बोला है कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया उसको हुआ था। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके बारे में जानने के लिए है हम RYR1 और CACNA1S कुछ ऐसी जांचें कराते हैं। इसके बारे में अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। जब ये दवा, जो व्यक्ति हमने सर्जरी के लिए अंदर लिया है और उसको हम इंट्यूबेट करें, जब ये इनमें से कोई दवा उस व्यक्ति को दी जाती है जो इस रिसेप्टर के प्रति सेंसिटिव है, तो जैसे ही ये दवा उसकी बॉडी में दी जाती है तो इसकी दवा के जाने की वजह से सक्सेनाइल कोलिन, हेलोथेन, सिओफ्लोरिन, इनके जाने की वजह से उसकी बॉडी में कैल्शियम रिलीज का ट्रिगर हो जाता है, यानी वो कैल्शियम उसकी बॉडी के अंदर रिलीज होना बढ़ जाता है। स्कोलिन देने से कैल्शियम ऑलरेडी बढ़ता ही है, बट लेकिन जो व्यक्ति इसके प्रति सेंसिटिव होता है, जिनको मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है, उनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का रिलीज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रेक्शन और बॉडी अत्यधिक हीट, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और मसल्स ब्रेकडाउन होनी स्टार्ट होती हैं, जो इस बीमारी के सिम्टम्स हैं। देखिए, पेशेंट जीए के अंदर है और पेशेंट, आपने इंट्यूबेट कर दिया और पेशेंट वेंटिलेटर पे है और पेशेंट इसके प्रति सेंसिटिव है, उसको ये शुरू हो गया। आपको कैसे पता लगेगा? तो इन चीजों के कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के क्लिनिकल फीचर्स। इसके कुछ सिम्टम्स जो होते हैं, या तो सर्जरी के दौरान या ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। साइन यूजुअली अपीयर ड्यूरिंग एनेस्थीसिया और शॉर्टली आफ्टर एक्सपोजर टू ट्रिगर ड्रग्स, यानी कि इसके कुछ सिम्टम्स तो एनेस्थीसिया के दौरान ही दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, कुछ थोड़ी देर बाद शुरू होते हैं। जैसे कि अर्ली सिम्टम्स में होता है CO2 की मात्रा बढ़ने लगती है, यानी कि जो मॉनिटर पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चेक करते रहते हैं, जिसकी मात्रा हमेशा मॉनिटर पर 40 से 42 के बीच में, 40 से नीचे हम रखने की कोशिश करते हैं, उसको देखा जाता है। तो इसका पहला जो सिम्टम्स होता है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, CO2 की मात्रा का बढ़ना। सेकेंड आता है मसल्स की रिजिडिटी। स्कोलिन देने के तुरंत बाद, स्कोलिन देने के बाद में मसल्स की रिजिडिटी भी इसका एक साइन ऑफ सिम्टम्स है। टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, कार्डिक अर्थमियास स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ ऐसी कंडीशन है जब ये ड्रग्स दी जाती हैं और जो पेशेंट हाइपर में मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के प्रति सेंसिटिव होते हैं, उनके अंदर जो
जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उसमें ये सारे सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। बीपी बढ़ने लगेगा, त्वचा पर लाल धब्बे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, और कुछ ऐसे सिम्टम्स भी हैं जो थोड़ी देर बाद दिखते हैं, जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, जिसको हाइपरथर्मिया कहते हैं। ये थोड़ा लेट साइन आता है इसका। मसल्स की जो रिजिडिटी है वो मोस्टली ज्यादातर स्कूलिंग देने के बाद ही एनेस्थेटिक को पता लग जाती है। डार्क ब्राउन कलर का यूरिन और हाइपरकेलीमिया, एसिडोसिस, मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है यदि उसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाता है। ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है वैसे तो बहुत रेयर है, वहाँ बहुत कम कंडीशन है होने की, लेकिन जब होती है तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। सिर्फ इसका एंटीडोट हमारे पास होना चाहिए, और ये पहचान होनी चाहिए कि इसको कैसे पहचाना जाए कि इसको मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है। ये हमारे डॉक्टर ही पहचान सकते हैं, लेकिन स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को, टेक्नीशियंस को इसके बारे में नॉलेज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अगर मेडिकल क्षेत्र में होती है तो हम उसके बारे में यदि पूरा नहीं जानते तो थोड़ा जानने का अधिकार तो हमें है, और हमें पता भी होना चाहिए। इसके कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट भी हैं जिससे कंफर्म कर सकते हैं हम। कंफर्मेटरी टेस्ट: कैफीन हेलोथेन कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट, CHCT। उसके बाद है जेनेटिक टेस्टिंग, वो RYR1 CACNA1S म्यूटेशंस का। लेबोरेटरी एबनॉर्मलिटीज, एलिवेटेड सीरम, किडनी सीरम काइनेज, क्रेटिन काइनेज। उसके बाद है हाइपरकेलेमिया, मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये सब इसके टेस्ट हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि इस पेशेंट को मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के प्रति ये सेंसिटिव हो सकते हैं, यानी उसको स्कोलिन देते हैं, स्कूलोस्कोलिसिस हो जाता है, इसकी वजह से भी बहुत कुछ होता है। तो नॉर्मली हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर यह कंडीशन किसी पेशेंट को होती है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया तो इमीडिएट एग्रेसिव ट्रीटमेंट लाइफ सेविंग हो सकता है। सबसे पहले जिस एजेंट को देने की वजह से वो ट्रिगर हुआ है उसको फटाफट स्टॉप कर दें, यानी कि हेलोथेन, सक्सिनाइल कोलिन वगैरह को स्टॉप कर दें, और उसके लिए सेफ एनेस्थेटिक्स का उपयोग करें, जैसे कि प्रोपोफोल, ओपाइड्स, बेंजोडाइजिपिन्स, नाइट्रस ऑक्साइड और लोकल एनेस्थेटिक्स। इन सब चीजों का प्रयोग करें। हेलोथेन गैसेस यानी कि वोलेटाइल एजेंट जितने भी हैं, हेलोथेन, सिवोफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन, सबको बंद कर दें। और उसका एंटीडोट जो है डेंट्रोलिन, सबसे पहले एंटीडोट होना चाहिए, उसको दे। बहुत महंगा आता है, 10,000 रुपए के आसपास है, बट लेकिन होना चाहिए ओटी के अंदर। फर्स्ट लाइन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है उसका इनिशियल डोज जो 2.5 mg पर केजी IV, रिपीट अंटिल सिम्टम्स अनकंट्रोल्ड। सपोर्टिव मैनेजमेंट के लिए हम पेशेंट को 100% ऑक्सीजन हाई फ्लो पर दे सकते हैं। एक्टिव कूलिंग यानी कि आइस पैक वगैरह रख के और कूलिंग ब्लैंकेट्स दे के, कोल्ड IV फ्लूइड्स लगा के उसको बॉडी के टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करनी है। और करेक्ट एसिडोसिस विद IV सॉल्यूशन बाइकार्बोनेट्स, पहले उसको ABG करानी है, उसके बाद इसके एसिडोसिस को ट्रीट करना है। और ट्रीट हाइपरकेलीमिया, कैल्शियम, इंसुलिन, ग्लूकोज, ये सब चीजें एनेस्थेटिक्स आपको बताएंगे, उनके हिसाब से आपको काम करना है। मॉनिटरिंग यूरिन आउटपुट, IV फ्लूइड्स, डायरेटिक्स टू प्रिवेंट किडनी डैमेज फ्रॉम मायोग्लोबिया। तो इन सब चीजों का प्रयोग करना है हमें एज अपने एनेस्थेटिक्स के हिसाब से। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, अगर ट्रीट नहीं करेंगे और डिले हो जाएगा तो उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये सब आपके सामने इसमें लिखी हुई है, सब आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सबसे बड़ी जो यहाँ पे बात है बस सिर्फ इतनी है कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को हर स्टूडेंट को, चाहे वो नर्सिंग का स्टूडेंट है चाहे ओटी टेक्नीशियन का स्टूडेंट है, उसको पढ़ना चाहिए और उसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं वो लाइफ में काम करते हुए वक्त कभी होती है, कभी कभी किसी की लाइफ में तो कभी नहीं होती, बट लेकिन ये बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए हर स्टूडेंट्स को। ट्रीटमेंट है प्रिवेंशन, आइडेंटिफाई सस्पेक्टेबल पेशेंट बाय हिस्ट्री और अवॉइड अननोन ट्रिगरिंग एजेंट, use non-triggering anesthesia technique, total intervention anesthesia, regional anesthesia, keep dentalin available in all operations room। हर ओटी के अंदर डेंटलिन होना चाहिए, क्योंकि माना कि ये इंजेक्शन एक्सपायर हो जाते हैं, इनका कभी प्रयोग नहीं होता, बट लेकिन अगर ये ओटी के अंदर होते हैं तो एक ऐसी कंडीशन में किसी भी मरीज की जान बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब वो प्रॉब्लम हमने कभी फेस ना की हो और वो प्रॉब्लम सामने आती है तो हम मजबूर हो जाते हैं कि हमारे पास वो दवाई नहीं थी। पुणे में जो केस हुआ, जो मरीज एक्सपायर हुआ, वो ऐसे ही एक्सपायर हुआ कि वहां पे डेंटोलिन नहीं था। इसका इशू नहीं होना चाहिए, इनसे सीख लेनी चाहिए कि आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो।